और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। 3 दिन की छुट्टी एंजॉय करने के बाद दोबारा से अपनी क्लास में। और आज की क्लास में जो लेसन 2 हम लोगों ने देखा था 12वीं क्लास की एनसीईआरटी व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसमें उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता से संबंधित जो बातें थी उनको हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार पीछे देख लें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। हमने ये बात कर लिया था एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, ह्रासमान, उपयोगिता नियम, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने गणनावाचक उपयोगिता का विश्लेषण, ये सारी चीज़ देख लिया था। अब इन सभी बातों को कनेक्ट करते हुए उपयोगिता की मैंने यूटिलिटी की बात की थी कि उपभोक्ता किन वस्तु की डिमांड करता है और साथ ही साथ उपभोक्ता किन किन बातों को ध्यान में रख करके किसी भी विषय का या ऑब्जेक्ट का या वस्तु का चयन करता है। जैसे वस्तु की उपयोगिता या वो संतोष उसे प्रदान कर रही है नहीं कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने वस्तु की उपयोगिता में ये कहा था कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हो। जैसे मुझे अगर इस मार्कर की ज़रूरत है तो मैं ये देखूंगा कि ये क्या मेरी आवश्यकता को ये फुलफ़िल कर पा रही है, जो मेरे डिज़ायर्स हैं उनको ये फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अधिक इच्छा की बात करें और अधिक उपयोगिता, अर्थात जितनी अधिक आपकी इच्छा होगी उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा कि उसकी उपयोगिता भी कितनी है इत्यादि बातें। उपयोगिता में परिवर्तन भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो समय और जो स्थान है उसके अकॉर्डिंग। समय और स्थान की हमने बात की थी कि जैसे मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो साउथ इंडिया में रहता है। साउथ इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को अंगीठी या यूं कहें कि रूम हीटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप वही बात करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लद्दाख क्षेत्र में रहता है, तो लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं समय और स्थान के अनुसार बदल गई हैं। बदल कैसे गई हैं? वहाँ पर टेम्परेचर का प्रभाव है और टेम्परेचर के प्रभाव को देखते हुए वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की मांग कर सकता है। ठीक है, ये बातें यहाँ तक हो गई थी। अब इन्हीं सब बातों को समझने के साथ साथ हम लोगों ने आगे बात किया था कि आगे की जो इसमें चीज़ें होंगी उसको हम देखेंगे। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें जो देखना था वो ये देखना था कि उपभोक्ता का बजट क्या है। तो यहाँ पर कंज्यूमर बजट की बात की जा रही है। तो कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का चयन किन आधारों पर करता है? पहले तो बजट की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे समझिए कि बजट वो अपनी सारी चीज़ें देखता है कि मुझे किस वस्तु की ज़रूरत है। उपलब्ध उसके पास विकल्प बहुत हैं और उसी के लिए हमने कहा था कि बंडल, जो कुछ वस्तुएं हैं उसका एक बंडल है और उस बंडल को हमने कई भागों में बांट करके देखा था। मतलब बंडल में क्या क्या बातें होंगी। एक तो उपभोक्ता का बजट अपना हमने ये देख लिया था कि उसकी क्रय क्षमता में होना चाहिए। साथ ही साथ, हालांकि ये बातें सारी आगे आएंगी। उसके बाद हमने ये बात किया था कि अगर उपभोक्ता के पास बाज़ार में विकल्प है तो वो ये देखेगा कि मुझे सबसे पहले किस वस्तु की ज़रूरत है और उसके हिसाब से अपनी क्रय क्षमता का ध्यान में रखते हुए या क्रय क्षमता का उपयोग करते हुए किसी वस्तु का चयन करेगा। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी पर चलते हैं और एनसीईआरटी पर देख लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है और ये भी ध्यान रखना है कि हम सारी बातों को नहीं देख रहे हैं, सारी बातों को, अर्थात इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, तो उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी लेसन को हम स्किप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उपभोक्ता का बजट ये हमने देख लिया। अब इसको एक बार थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उपभोक्ता का बजट, मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उसकी आय अर्थात क्रय क्षमता। ठीक है, ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए जिसकी लागत बाजार में दी गई है, ए और बी दो वस्तुओं को मान लेते हैं, उसकी लागत बाजार में दी गई है कि दोनों वस्तुओं की लागत ये है। ठीक है, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिसका वह उपभोग करना चाहता है। अब उसकी क्रय क्षमता इतनी नहीं है, जैसा कि हमने कहा कि ये ए नामक उपभोक्ता है, ये ए नामक उपभोक्ता है।
और इसे किसी वस्तु की ज़रूरत है, गुड्स की, ठीक है। लेकिन जो ये व्यक्ति है, इसकी इनकम इसकी कम है, और इनकम कम है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो वह देख रहा है कि अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिसका वह उपभोग करना चाहता है। वो चाहता तो है, अलग अलग वस्तुएं हैं, उनकी मात्रा भी दी गई है, ठीक है, और उनकी कीमत भी दी गई है, लेकिन वो खरीद नहीं सकता। इसलिए अब वो क्या करेगा, जिनका वो उपभोग करना चाहता है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल। अब यहाँ पर बंडल जो हम लोगों ने बार बार शब्द का इस्तेमाल किया था, वो बंडल यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है, उन उपभोक्ता की आय पर क्या प्रभाव होगा या निर्भर करता है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि निश्चित आय दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। दो बातें हैं। ये ए नामक व्यक्ति है, इसकी इनकम सीमित है, वस्तुएं ज़्यादा हैं। वस्तुएं ज़्यादा मतलब कि बाज़ार में उसको ज़रूरत तो है, लेकिन वो क्या देखेगा, अपनी इनकम देखेगा, और वो भी देखेगा कि उपभोक्ता की आय इस पर निर्भर करती है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें, वो कीमत देखेगा, और कीमत देखने के बाद वह निर्धारित करेगा कि उसकी, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि जो उसकी आय है वो 10,000 रुपये है, 10 के, ठीक है। अब ये देखेगा कि जो वस्तु की कीमत है, प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, या तो इक्वल हो या उससे कम हो, ठीक है, इक्वल हो या कम हो। किसकी कीमत, वस्तु की कीमत। तो यहाँ पर दो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि एक तो हमने इसकी इनकम को देख लिया, इनकम के साथ साथ उस प्राइस को देख लिया कि जिनको वो ख़रीदना चाहता है उसकी मूल्य कितनी हो, आय से कम हो। जब उसकी इनकम से कम होगी तो वो कुछ बचत भी कर पाएगा। अगर उसे लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है तो वो फिर उसके बराबर भी होगा तो भी वो ख़रीद लेगा। तो इसको हम कह रहे हैं, इन सब के मिले जुले को, कि यह उपभोक्ता का बजट है। अब बजट सेट एवं बजट रेखा, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें शामिल है। यहाँ पर देखें, ये बताया गया है कि उपभोक्ता का इष्टतम चयन। यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, उपभोक्ता का चयन, उपभोक्ता का इष्टतम चयन कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर उपभोक्ता का कहा जा रहा है, ठीक। तो उपभोक्ता वो क्या देख रहा है कि उसके पास उपलब्ध विकल्प कितने हैं, उपलब्ध विकल्पों में से वो चयन करता है। किस हिसाब से चयन करता है, तो पहली बात वो अपनी रुचि देखता है कि किस विषय में, किस वस्तु में उसकी रुचि है। जैसे थोड़े समय के लिए मान लो कि मेरा किसी एक मोबाइल में रुचि है, मुझे लगता है कि मेरे लिए एप्पल का फ़ोन अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यह भी देखना है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा कि हमारी वरीयता क्या है। वरीयता ये है कि बाकी जो मेरी ज़रूरतें हैं उनको भी तो पूरा करना है। तो एक वरीयता हमने देख लिया, रुचि देख लिया कि रुचि ठीक है मोबाइल में है, लेकिन मोबाइल के ब्रांड कई हैं और लगभग सबके फीचर समान हैं। लगभग मैं कह रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं, लेकिन लगभग में। तो ऐसी स्थिति में जो एप्पल फ़ोन है उसकी प्राइस अधिक है, उसका मूल्य अधिक है। फिर मैं क्या करूँगा, अपनी वरीयता देखूँगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और वरीयता के बाद मैं ये देखूँगा कि मेरा बजट कितना है, और बजट के बाद तटस्थ रह करके तब उस वस्तु का मैं चयन करूँगा जो मुझे चाहिए। फिर यहाँ पर उपभोक्ता क्या करेगा, ये सामान्यतः अर्थशास्त्र में ये मान लिया जाता है कि जो उपभोक्ता है वो कैसा है, युक्तिशील व्यक्ति है, अर्थात वो समझदार व्यक्ति है। उसे क्या चाहिए वो जानता है, उसे क्या ख़रीदना है वो भी ये जानता है। आप भी जाते हैं बाज़ार में तो आपको पता होता है कि अगर अकेले गए तो ठीक है, या फिर दो लोगों के साथ गए, दो लोगों का मतलब दो लोग गए, तो फिर ये देखना पड़ता है। वहाँ पर तो कई बार
ये नहीं सोचा जाता कि मेरा बजट कितना है, लेकिन हाँ कई बार देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे रेस्टोरेंट में या होटल में घुस गए, खा तो लिया और उसके बाद बर्तन धुलना पड़ जाए। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, युक्तिशील है, अर्थात उसे उस कौन सी वस्तु की ज़रूरत है वो ये जानता है, साथ ही साथ अधिमानों के अनुसार वो कार्यवाही करता है। ठीक है, अपनी वरीयता के अनुसार वो कार्य करता है कि मुझे किस वस्तु की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ उपभोक्ता के संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है, सर्वाधिक अधिमान वाली वस्तु का चयन, अर्थात सबसे ज़्यादा जो उसके लिए उपयोगी है या जिसको वरीयता देता है, उसी के अनुसार वह किसी वस्तु का चयन करता है। मुझे लगता है कि अभी मेरी ज़रूरत, मुझे लगता है कि मेरे पास कार होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि अगर मैं कार ले लूँगा तो मेरी बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, और ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा मेरी जो आवश्यकता है या वरीयता है उसको ध्यान में रख करके मैं किसी वस्तु का चयन करूँगा। यही बात यहाँ पर एनसीईआरटी में भी बताई गई है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, बजट सेट में वे सभी बंडल शामिल हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन कर सकता है, परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए उपभोग बंडल का चयन किस आधार पर करता है। अब ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है कि उसके पास बजट सेट कितना है। मतलब वो अपने बजट के मुताबिक किन किन वस्तुओं का चयन कर सकता है या खरीद सकता है। ठीक है, बंडलों के आधार पर करता है। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। ठीक है, उसे स्पष्ट है कि उसे किस वस्तु को खरीदना है, किस वस्तु की उसे ज़रूरत है और किस वस्तु को खरीदना है। ज़रूरत, विकल्प और जो खरीदने की बात हो रही है, तीनों में अंतर है। यहाँ पर देखिए, उपलब्ध विकल्प उसके पास बहुत ज़्यादा हैं, बाजार में जाएगा, उसकी ज़रूरतें, उसकी आवश्यकताएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है जिसे वरीयता देनी है, वो किस पर निर्भर करता है, वो उपभोक्ता पर निर्भर करता है। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है, बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। वह किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है कि ये जो बंडल है, इसमें हम जाते हैं तो क्या देखते हैं बाजार में, हम ये देखते हैं कि बाई वन गेट वन किस में है, या किसी वस्तु को खरीदने में कौन सी वस्तु उसमें फ्री में मिल रही है, और अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम उसको खरीद लेते हैं। तो ये सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। वह किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है कि ये जो ले रहा हूँ या ये ले रहा हूँ। अब जैसे कोलगेट का पैक है, कोलगेट या किसी पेस्ट की बात कर लीजिए, कोलगेट का एक पैक आता है, उसमें बाई वन गेट वन रहता है। हालांकि उसका मूल्य भी शामिल होता है, लेकिन थोड़ा लालच या थोड़ा उसमें छूट हमें मिल जाता है, और मिल जाता है तो फिर हम दो में से चयन कर लेते हैं, विकल्प हमारे पास होता है। दूसरे शब्दों में, वह दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है या तटस्थ रह सकता है कि नहीं, इसमें से मुझे यही खरीदना है। ठीक है, तटस्थ रह सकता है, हो सकता है कि उन दोनों को स्किप करे, किसी तीसरे वस्तु के पास जाए। तो ये यहां तक आप लोगों को कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। साथ ही साथ पिछले दो भागों में हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट के विषय में चर्चा किया था, और इस बंडलों की अधिमानता के विषय में बताया गया था कि किस बंडल का वह चुनाव करती है, अर्थात उपभोक्ता की बात हो रही है। अर्थशास्त्र में साधारणतः यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता युक्तिशील व्यक्ति होता है। युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्ट यह जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तथा किसी भी दी हुई स्थिति में वह सदा इसका प्रयोग करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे को ही वो प्राप्त कर सके। अतः उपलब्ध बंडलों के सेट के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, वरीयता होता है,
बल्कि या अपितु वह अपने अधिमानों के अनुसार कार्यवाही करता है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार कार्यवाही करता है, जिसमें उसकी आय भी शामिल है। आय अपने देखता है, अपना बजट देखता है, उसके बाद वो कार्यवाही करता है। इन बातों को समझने के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, इन तीनों बातों को हम लोगों ने देख लिया। उपभोक्ता क्या देखता है, फिर से उपलब्ध विकल्प में से चयन करता है, किस हिसाब से, रुचि, वरीयता, बजट और तटस्थता के हिसाब से। इन दोनों में से तटस्थ रह करके मुझे क्या देखना है, मतलब हमारे पास दो विकल्प है। तो उपभोक्ता युक्तिशील है, ये अर्थशास्त्र मानता है, मानकर चलता है, जो मैंने पहले बताया। उपभोक्ता सर्वाधिक अधिमान वाली वस्तु का चयन करता है, जो सबसे ज़्यादा उसके लिए उसकी आय के मुताबिक उपयुक्त और उसकी ज़रूरतों को वो फुलफिल करता हो। अब बात कर लेते हैं मांग के बारे में। डिमांड क्या है? डिमांड यानी कि किसी वस्तु की डिमांड। डिमांड के लिए क्या क्या बातों का होना ज़रूरी है? एक तो ये है कि आपकी आय होनी चाहिए, मतलब आपकी इनकम। जब आपकी आय होगी और अगर आपकी सीमित आय है तो आप ये देखेंगे कि किस वस्तु की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपकी जो ज़रूरतें हैं, या हो सकता है कि आपकी उम्मीदें या इच्छाएं अधिक हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि मेरे आय के अनुसार कौन सी वस्तु मेरी वरीयता की है और उसके आधार पर आप डिमांड करेंगे। यहाँ हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके एक एक बातों को यहाँ पर देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या बताया गया। मांग, तो ये कह रहा है पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा। अब उपभोक्ता की चयन समस्या का मतलब ये नहीं है कि आप चयन समस्या का मतलब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं आप इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अलग है और यहाँ उपभोक्ता की बात की जा रही है, उपभोक्ता की चयन समस्या, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये अलग है। उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा। उपभोक्ताओं की कीमत, ठीक है, वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, उपभोक्ता की आय, और उसके अधिमानों में दी, ठीक है, अधिमानों की दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति की हमने देख लिया था। साथ ही ये कह रहा है कि वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप से करता है, वस्तु की अपनी कीमत, यहाँ पर कीमत की भी बात आ रही है, कीमत और अन्य जो बातें हैं, अन्य बातें क्या बताई गई हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय। अब यहीं पर एक एक चीजें दे दी गई हैं। वस्तुओं की कीमतें क्या है, उपभोक्ता की आय क्या है, और साथ ही साथ उसकी रुचि कैसी है, और अधिमान की भी बात कर रहा है कि उसकी वरीयता पर निर्भर करता है। अब किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों या अन्य अधिमानों को निश्चित रखते हुए, अन्य बातों को निश्चित रखते हुए कि मेरी ज़रूरत क्या है, किन बातों पर मैं वरीयता दूंगा, मुझे मोबाइल की, मुझे स्मार्टफोन की ज़रूरत है, या फिर मतलब मोबाइल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एप्पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो एप्पल फ़ोन को, स्मार्टफोन को थोड़ी देर ऐसे कर लीजिए, मुझे एप्पल की ज़रूरत है या किसी सामान्य स्मार्टफोन की ज़रूरत है, उसको हमें वरीयता देना पड़ेगा, क्योंकि अन्य भी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, अधिमानों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अधिमानों को निश्चित रखते हुए उसे खरीदने के लिए तैयार है या क्षमता रखता है, को वस्तु की मांग कहते हैं। इन सारी बातों के होने के बावजूद या इन सभी बातों या स्थितियों की उपस्थिति में अगर उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है या फिर खरीदने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं कि यह मांग है, ठीक है। इसमें इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तनों में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तों में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात इन सब में कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन आने की संभावना है। जैसे मान लीजिए उसकी हम कह लिए कि वरीयता में बदलाव आ गया, या वस्तु की कीमत, यहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो गया, अगर बढ़ गया तो कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि वो उसकी वरीयता भी बढ़ जाएगी, ठीक है, वरीयता भी ये बदल गई।
और वरीयता बदलने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी रुचि भी बदल गई। यहाँ पर क्या कहा गया है, कीमतों अधिमानों पर निर्भर करता है, यहाँ पर उसकी रुचि भी बदल गई कि इस वस्तु की कीमत, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी वस्तु मान लीजिए जो आपको इच्छा लगती है या जो अच्छा लगता है, उस वस्तु को मान लीजिए और उस वस्तु को मानते हुए ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उसकी कीमत बढ़ गई। और कीमत बढ़ गई तो अर्थात अब जो उपभोक्ता है अपने आय के अनुसार उस वरीयता को उसने बदल दिया। अब कैसे बदल दिया, मान लीजिए थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि जो उपभोक्ता है उसकी आय बढ़ गई। यहां पर उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता की आय ये बढ़ गई। आय बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता की वरीयता बदल गई, ठीक है। चयन, वस्तुओं का चयन ये भी बदल जाएगा और न केवल चयन बदल जाएगा बल्कि यहां पर उसकी रुचि भी बदल जाएगी। ये किसी एक उसमें आय बदलाव की वजह से हो रहा है, इसके किसी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आए हुए बदलाव के कारण हो रहा है। अच्छा, यही बात यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आय था, अब वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत मान लेते हैं, इस कीमत में परिवर्तन आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वरीयता बदल जाए, उसका चयन बदल जाए और उसकी रुचि भी बदल जाए। किसकी बात की जा रही है, उपभोक्ता की बात की जा रही है। यहां पर हम लोगों ने उपभोक्ता की आय को रखा था और यहां पर हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता की, ठीक है। ये उपभोक्ता अब इसके आधार पर, वस्तु की कीमत के आधार पर उपभोक्ता की राय या उपभोक्ता की क्रय क्षमता उन सबको ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता निम्न बातों में बदलाव कर दिया, या तो वरीयता या चयन या रुचि। मान लीजिए कि अगर मुझे इस समय थोड़े समय के लिए मुझे कार खरीदना है और बाइक, दोनों मेरी ज़रूरत है। अगर मान लेते हैं कार नहीं खरीद सकता, बाइक से भी मेरा काम चल सकता है, तो अब कार की कीमत में पहले मैंने मन बनाया, मेरी आय ठीक थी, मैंने मन बनाया कि मुझे कार खरीदनी है और कार, उसको ध्यान में रख करके सारी चीज़ें मैंने डिसाइड किया। अब कार की कीमत बढ़ गई और कार की कीमत बढ़ने की वजह से हो सकता है कि जिस ब्रांड को मैं पसंद कर रहा था उस ब्रांड को अब ना लेकर के मैंने किसी अन्य ब्रांड में अपनी रुचि दिखाई और फिर उसके हिसाब से चयन किया और उसको मैंने वरीयता दे दिया। फिर ये किसकी बात हो रही है, उपभोक्ता की बात हो रही है। तो यहाँ पर मांग कहते हैं इसमें से एक या एक से अधिक परिवर्तों मतलब इनकी बात हो रही है, परिवर्तों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। जैसा कि हमने बात कर लिया, यह हम इनमें से एक समय एक परिवर्तन को बदल कर अध्ययन करते हैं, कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा उस परिवर्तन से संबंध है। अब यहाँ पर कहा गया है मांग की वक्र, यहीं पर बताया गया है मांग की वक्र एक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। अब यहाँ पर कीमत की बात आ गई, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा। यदि वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन उसकी कीमत के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यहाँ पर कहा जा रहा है यह संबंध मांग फलन कहलाती है। इस प्रकार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाती है जब वह अन्य वस्तुओं के पूर्ववत रहने पर उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। सारी चीजें यथा स्थिर हैं, लेकिन यहाँ पर मांग की बात की जा रही है कि अगर वहाँ पर कीमत के विभिन्न स्तर, कई स्तर हैं कीमत के, तो कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। किस आधार पर, यदि कीमत में वृद्धि होती है उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में इस प्रकार लिखी जाती है। यहाँ पर एक्स नामक वस्तु और यहाँ पर फलन की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। अब इसी चीज को हम इसके माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है, ये क्या है, कीमत है और यहाँ पर
ये मात्रा बताई जा रही है। तो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ी तो यह संभव है कि हम इसकी मात्रा में, अर्थात हम उसके उपभोग की मात्रा में कमी कर दें। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बता रहा है। अब मांग वक्र को एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र सीधा सीधा ये कह रहा है कि वस्तु की कीमत, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा। अगर मुझे लगता है कि मेरे घर में यहाँ पर टमाटर मान लेते हैं, टमाटर, क्योंकि टमाटर अभी ज़्यादा चर्चा में रहा है, आप लोगों को भी पता है 200 रुपये 250 रुपये कई बार उसकी कीमतें चली गई हैं। तो टमाटर की कीमत यहाँ पर कहा जा रहा है ये बढ़ गई। अब एक व्यक्ति जो उपभोक्ता था वो क्या करता था, सामान्यतः टमाटर का उपभोग कितना करता था, सप्ताह में वो 2 केजी टमाटर खा लेता था, उपभोग कर लेता था। अब उसने देखा कि इसकी कीमत बढ़ गई और कीमत जैसे बढ़ी उस व्यक्ति ने इसी चीज़ को अब ये कर दिया कि कीमत बढ़ने की वजह से अब मैं 1 केजी टमाटर लूँगा। अब 1 केजी टमाटर उसने, अर्थात उसके मात्रा में परिवर्तन कर दिया। वही कीमत में वृद्धि हुई यहाँ पर, और जैसे जैसे आप ऐसे देख लीजिए, ठीक, फिर इसको ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कीमत बढ़ी इसकी मात्रा में परिवर्तन आ गया। इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है इसकी मात्रा, अब ये मात्रा आ गई, मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, के बीच संबंध को मांग वक्र कहते हैं। और इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि यह मांग वक्र है। स्वतंत्र परिवर्तन किसमें, कीमत की माप ऊर्ध्वाधर ऐसे बताई जा रही है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर की जाती है तथा परतंत्र, ठीक है, परतंत्र परिवर्तन की मांग समस्तर अक्ष पर की जाती है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की गई वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। यही बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देख लिया। उपभोक्ता की मांग की बात कर लेते हैं। यहीं पर कहा गया है उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में इस प्रकार से व्यक्त की गई है। यहाँ पर भी ये बातें, सारी बातें बता दी गई हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अधिमान वक्रों तथा बजट बाध्यताओं के मांग वक्र की व्युत्पत्ति होती है। कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए ये बताया गया है। ये क्या कह रहे हैं, अधिमान वक्रों तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। एक व्यक्ति का विचार कीजिए जो केले, यहाँ पर केले की बात की जा रही है और केले को बताया गया है, किसे डिनोट किया गया है, x1 से, और ये कहा गया है तथा आम यहाँ पर x2 का उपभोग करता है, जिसकी आम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है जिसकी आम m है, यानी कि मैंगो को दर्शा रहा है। x1 एवं x2 की बाजार कीमतें क्रमशः p1 और p2, ठीक है, p1 p2 है। चित्र a c, अब इन्हीं को देख लीजिए, ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये दिया गया। अब जो बातें यहाँ पर कही गई कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर केला है, ठीक है, केला, और केला ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर एक केले की कीमत, यहाँ पर एक नहीं 10 मान लेते हैं, 10 केले का मूल्य जो इसकी कीमत है वो कितनी है, 10 रुपये। थोड़े समय के लिए देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आम की बात की जा रही है, आम है, आम 5 आम की कीमत यहाँ पर 10 रुपये है। अब पता चला कि मेरे ज़्यादा उपभोग की चीज़ केला है। अब केले के मूल्य में वृद्धि हो गई, और केले के मूल्य में वृद्धि हो गई और ये स्थिति बनी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो सकता है परिवर्तन आ जाए। जैसे यहाँ पर कहा गया है M फॉर मैंगो, ठीक है, x1 और x2 उपभोग करता है। किस चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पर केले की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए x1 यहाँ पर भी बताया गया है, हाँ, यहाँ x1 और x2 यहाँ पर
क्या बताया जा रहा है, आम के बारे में बताया जा रहा है, और इधर देखिए ये केले की बात बताई जा रही है। तो जैसे जैसे परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है उसी के हिसाब से इस कर वक्र में भी परिवर्तन दिखाया गया है कि किस तरह से अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने के साथ साथ प्राइस में अंतर आता है तो चयन में भी, इन दोनों के चयन में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, इसको बताया गया है। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो सामान्यतः ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं जब आप कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे, लेकिन इसमें दिया गया था, इन चीज़ों को लगा कि बताया जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड की बात होती है, डिमांड एंड सप्लाई की। तो डिमांड एंड सप्लाई से ये चीज़ें कोरिलेट करके, थोड़ा बहुत कोरिलेट करके देखी जा सकती है, इसलिए हमने इसकी बात कर ली। फिलहाल इस वक्र की आवश्यकता नहीं है जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट है, इसलिए इन चीज़ों को हम स्किप कर रहे हैं और स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर स्थानापन्न, जैसे सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुओं की बात की जा रही है, इसके आधार पर भी परिवर्तन होता है। स्थानापन्न अर्थात पूरक वस्तुओं की, मान लीजिए केले के स्थान पर हम क्या आम को ले सकते हैं, और क्या कोई ऐसी वस्तु है जो हमारी जो ज़रूरत थी उस ज़रूरत को पूरा कर सकती है। तो अगर स्थानापन्न उसका स्थान ले ले, या कोई ऐसी वस्तु जो उसके पूरक के रूप में काम करे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर सिगरेट की कीमतें बढ़ जाएंगी, सिगरेट की कीमतें जैसे बढ़ेंगी तो उसके बाद व्यक्ति क्या करेगा, उसकी क्रय क्षमता नहीं है लेकिन उसको पीना है तो वो फिर उसके स्थान पर हो सकता है कि बीड़ी का चयन कर ले। तो यहाँ पर पूरक की बात की जा रही है। ठीक है, साथ ही मांग वक्र शिफ्ट भी हो सकता है किसी, जैसे केले के स्थान पर हमने बात कर लिया आम। ठीक, यहाँ पर मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र का शिफ्ट होना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता आपके एग्जाम में नहीं है, इसलिए अब इन सब चीज़ों को हम स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देख लें कि और क्या क्या बातें यहाँ पर। बाजार मांग, ये भी आप देखेंगे कि किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ है बाजार मांग। ठीक है, तो ये भी आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब मांग के लोच की बात कर रहे हैं। मांग लोच, यहाँ पर रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच की बात की जा रही है, स्थिर मांग लोच। और कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक, तो कीमत बढ़ने के हिसाब से जो मांग है इसमें भी परिवर्तन आता है। कीमत में वृद्धि हुई और मांग में कमी हो गई। ठीक, अगर ये इसेंशियल नहीं है, जो मैंने पहले कहा इसेंशियल नहीं है, तो मांग में इसकी कमी आएगी। अगर इसेंशियल नहीं है तो ये स्थिर बना रहेगा, चाहे कीमत बढ़ जाए। जैसे खाद्यान्न वस्तुएं हैं, बार बार इसको कहा गया है, वही सारी बातें। साथ ही मांग की कीमत लोच में निर्धारित करने वाले कारकों की बात कर लें कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मांग और कीमत इन दोनों को निर्धारित करते हैं, लोच को निर्धारित करते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं। यहाँ पर कह रहा है हम उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबंध वस्तु की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है, किसी संबंध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ वह बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ऐसा होना इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं स्थानापन्न हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, पूरक के रूप में काम कर सकती हैं। जिन वस्तुओं के का साथ साथ उपभोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए चाय और चीनी। अब यहाँ पर चाय और चीनी ये स्थानापन्न नहीं है। स्थानापन्न अर्थात हम चाय के स्थान पर चीनी का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कहा जा रहा है स्थानापन्न या पूरक की बात, तो यहाँ पर पूरक की बात आएगी, क्योंकि बिना चीनी के आप चाय नहीं पी सकते। तो फिर क्या है, ये चीनी इसकी पूरक है। ठीक, अब इसकी कीमत में वृद्धि हुई तो इसके खपत में भी कमी आएगी साथ ही साथ। अब जैसे जूते और जुराब, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर यहीं पर सिगरेट और बीड़ी की बात होगी, सिगरेट मतलब ए और बीड़ी मतलब बी,
अब दोनों की बात होगी, तो अगर इसकी कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी मांग में वृद्धि हो सकती है, इसकी मांग में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उसकी पूरक वस्तु, यहाँ पर ये पूरक वस्तु नहीं है, स्थानापन्न वस्तु है। इसके स्थान पर अर्थात सिगरेट के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सकता है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे कलम और स्याही, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बिना पेन, बिना स्याही के कलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय की मांग घटाएगी, ठीक, और चीनी की कीमत में गिरावट या कमी संभवतः चाय की मांग बढ़ाएगी। अन्य पूरकों के साथ भी ऐसा ही होगा, जैसे जूते और जुराब की, ठीक है, अगर जूते की कीमत बढ़ेगी, जुराब की डिमांड कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि अगर जुराब की कीमत बढ़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कीमत में कमी आएगी, जूते की मांग में कमी आएगी। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। साथ ही अन्य पूरकों के साथ भी ऐसा ही होता है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है पूरकों के विपरीत चाय व कॉफी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता। चाय या कॉफी वस्तु का एक साथ उपभोग दोनों का नहीं होता। व्यक्ति या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है, तो यहाँ पर दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक साथ उपभोग नहीं होता। वास्तव में वे एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉफी पी रहा है और कॉफ़ी की कीमतें बढ़ गई, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? अब कॉफ़ी को हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए, तब तक के लिए वो पोस्टपोन कर दे कॉफ़ी पीना, जब तक कि कीमतें सामान्य नहीं हो जाती, वो चाय पर शिफ्ट कर लेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कॉफ़ी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता। वास्तव में वे एक दूसरे के स्थानापन्न हैं, एक के स्थान पर दूसरा उपभोग में आ जा रहा है, क्योंकि चाय कॉफ़ी का स्थानापन्न है। अतः यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकता है और इस प्रकार चाय का उपभोग संभवतः अधिक हो सकता है। दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः अधिक हो सकता है। दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत यदि कॉफ़ी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः नीचे जा सकता है। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब यहीं पर बात थी कि मांग वक्र का शिफ्ट होना, इसको एक बार देख लेते हैं। मांग वक्र यह मानकर बताया गया है कि उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता का अधिमान दिया गया है। यदि इनमें से कोई वस्तु बदलती है तो मांग वक्र में भी परिवर्तन आता है या उस शिफ्ट होता है, जो हम लोगों ने पहले भी देख लिया, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र का शिफ्ट होना। अब इन बातों को रहने देते हैं क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। अब सीधे हम वहाँ पर चलते हैं जहाँ यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। मांग के लोच की हम लोगों ने बात कर ली, स्थिर मांग, और लोच व्यय की बात कर ली, तो इसकी बात कर लेते हैं मांग लोच, ठीक है। देखिए मांग की लोच, यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। किसी वस्तु के लिए मांग, ठीक है, अगर मान लीजिए ए नामक वस्तु है, बार बार मैं ये ए और बी ही लेता हूँ, ठीक है, तो ए नामक वस्तु है, उसकी मांग, जब ये कहा जा रहा है कि मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है, अगर मांग इधर बढ़ रही है तो जो हम कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है, इसको हम कीमत कह रहे हैं, तो इसकी हम यहीं पर मांग की बात कर लें। मांग क्या होगा? अगर जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग में क्या होगा? कमी आएगी। तो इसी को कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है, परंतु कीमत में
परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तन के कारण भी मांग के अत्यधिक परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है। जैसे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, बढ़ने के बाद उसकी कीमत में थोड़ी सी कमी कर दी गई, तो जो पहले की अपेक्षा हमने देखा कि उस वस्तु की कीमत में कमी आई है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। या फिर यहाँ पर और देख लेते हैं, इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तन के कारण अधिक प्रभाव नहीं होता। कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती हैं, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तनों के कारण मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती। मांग की कीमत लोच वस्तु के कीमत विपरीत के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मक की माप है, अर्थात ये बताता है कि उस जैसे कीमत बढ़ी उसके मुकाबले मांग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो मैंने बार बार रिपीट किया है वही बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग उदाहरण के माध्यम से बातें बताई जा रही हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसी वस्तु है जो एसेंशियल है, ठीक है, तो एसेंशियल वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होगा भी तो रोटी तो हमें खानी है, ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी खाएंगे नहीं। तो अगर उसकी कीमत में वृद्धि भी हो रही है, आटे की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो भी हम क्या करेंगे, आटा खरीदेंगे ही। वही बातें यहाँ पर बताई जा रही। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर एक एक चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब अगले अध्याय में, अर्थात जो हमारा तीसरा लेसन है, उत्पादन तथा कारक, ठीक है, उत्पादन तथा कारक, ये हमारा अगला लेसन है। उत्पादन तथा कारक, यहाँ पर ये आपका लेसन 3 है। लेसन 3 है। क्लास की बात किया जाए तो 12th क्लास की वही एनसीईआरटी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इसमें हमें कुछ बातों को, कुछ शब्दावलियों को पहले ही समझ लेना है। पहले समझ लेने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात होगी कि उत्पादन, ठीक है, उत्पादन जिसे हम प्रोडक्शन कहते हैं, वो क्या है। दूसरी शब्दावली, क्योंकि शब्दावलियों को समझ लेंगे तो बार बार इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आगत, कि आगत किसको कहते हैं, अभी हम एनसीईआरटी में इसको देख लेंगे। आगत के साथ साथ निर्गत का प्रयोग किया जाता है, आगम का प्रयोग किया जाता है, निर्गत, ठीक है। यहाँ पर आगम, आगम एक शब्द है, आगत और आगम दोनों अलग अलग है, ये दोनों को ध्यान रखना है। इसके बाद फर्म की बात आती है और फर्म के लाभ की बात आती है। यहीं पर पांचवा फर्म और छठा शब्द फर्म का लाभ। फर्म का मतलब यहाँ पर कंपनी से है, एक कंपनी की बात कर सकते हैं। अधिकतम लाभ कब होता है या अधिकतम लाभ क्या कहलाता है, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ हम किसको कह रहे हैं, ठीक है। पहले इन शब्दावलियों को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे। आगतों का इस्तेमाल करके और जब किसी वस्तु को हम तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन जैसे मान लीजिए इस मोबाइल का प्रोडक्शन, इसमें जितनी भी सारी चीज़ें लगाई गई हैं, लगा करके हमने एक मोबाइल बना लिया, तो ये हमारा उत्पादन है, ठीक है। तो इसमें आगतों का इस्तेमाल किया गया है। जो एनसीईआरटी है, अब उस पर चलते हैं और इसी से संबंधित जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, उत्पादन तथा लागत, ये आपका, ठीक है, तीसरा लेसन है।
और तीसरे लेसन में ही एक एक करके उन सभी शब्दावलियों को देख लेते हैं, जो शब्दावलियाँ मैंने फाइंड आउट किया है कि इनका प्रयोग लगातार आगे किया जाएगा। पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की। इस अध्याय में, अगले अध्याय में हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, अब यहीं पर बात आ गई कि आगत हम किसको कहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है विभिन्न आगतों, विभिन्न आगतों। तो आगत कौन कौन सा है? श्रम, मशीन, पूंजी, कच्चा माल, ठीक है, आदि को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? यहाँ पर फर्म। फर्म मतलब एक उत्पादक इकाई की बात कर लीजिए, ठीक है। इन आगतों के मेल से निर्गत का उत्पादन होता है, ठीक है। निर्गत का अर्थात निर्मित वस्तु का उत्पादन होता है। उत्पादन करता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अब इस चीज को आगे लेकर के चलने से पहले यहां पर हम एक बार पढ़ लेते हैं। उत्पादन, ठीक है। आप लोगों को याद है कि उत्पादन के कारक हमने पढ़े थे। उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक हम लोगों ने 4 यहां पर देख लिया था। जैसे हम लोगों ने भूमि की बात की थी, भूमि, यहां पर श्रम, यहां पूंजी की बात की थी, और यहां पर उद्यमी, इनकी हम लोगों ने बात की थी। इसको हमने कहा था कि इस पर रेंट दिया जाता है और यहाँ पर मजदूरी दी जाएगी, और यहाँ पूंजी की बात है, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लाभ की बात होगी, और इसी के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं उत्पादन के कारक हैं। अब इन्हीं उत्पादन के कारकों को यहाँ पर जो बताया गया है आपके एनसीईआरटी में, देखिए कहा गया है श्रम, मशीन, भूमि और कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? तो फर्म प्राप्त करता है। फर्म क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि इसी के माध्यम से वह उत्पादन करता है किसी वस्तु का। किसका? तो 2 बातों का, या तो वस्तु का उत्पादन करेगा या फिर सेवा का उत्पादन करेगा। यही तो करेगा, 2 ही चीज होंगी, ठीक है, को प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर उत्पादन वह प्रक्रिया है, अब उत्पादन के बारे में बताया जा रहा है, जो यहाँ पर हमने बात की, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। आगत कौन कौन से थे? तो यहाँ पर इनको देख लीजिए, और कच्चा माल। हमने श्रम का प्रयोग किया, मशीन का प्रयोग किया, और मशीन के बारे में हमने क्या कहा था कि मशीन अर्थात पूंजी की बात की जा रही है। कच्चा माल, हमने उसमें कच्चा माल लगाया, और कच्चा माल लगाने के बाद हमने अर्थात आगतों का प्रयोग करके निर्गत अर्थात निर्गत में परिवर्तन कर दिया, अर्थात एक हमने वस्तु तैयार कर ली। अब यहाँ पर कहा जा रहा है उत्पादन उत्पाद का अथवा फर्म द्वारा, उत्पादन उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 2 शब्दावलियाँ हैं, यहाँ पर उत्पादन की बात की जा रही है। उत्पादन, उत्पाद का, उत्पादन और उत्पाद। उत्पादन यहाँ पर जो कहा जा रहा है एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है, और उत्पाद एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। उत्पादन किसका किया जाता है? उत्पाद का, एक वस्तु का हमने उत्पादन किया, अथवा फर्म द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पर द्वारा की बात है, तो यहाँ पर किसके द्वारा? फर्म के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों बातों को समझने के साथ साथ ये कहा जा रहा है एक फर्म विभिन्न आगतों, विभिन्न आगत का मतलब यहाँ पर कौन सा? यही याद है कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, श्रम है, और यहाँ पर मशीन है, मशीन का प्रयोग कर रहा है, कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल का प्रयोग कर रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ भूमि का प्रयोग कर रहा है, जहाँ पर उत्पादन कर रहा है। जैसे मशीनों, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती है एक फर्म, ये क्या करता है? कम करती है। वह इन आगतों को निर्गत उत्पाद
निर्गत उत्पन्न करने में उपयोग करती है। यह निर्गत उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। निर्गत अर्थात यहाँ पर वस्तु की बात की जा रही है। ये कौन प्रयोग कर रहा है? इसका प्रयोग उपभोक्ता कर रहा है, जैसे कि हम और आप। हम ही आप तो वो उपभोक्ता हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है उपयोग किया जा सकता है अथवा अन्य फर्मों द्वारा और आगे उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वस्तु बना ली, ठीक। थोड़े समय के लिए समझिए, ये जो वस्तु है ये क्या है? धागा है। आगतों का प्रयोग करके कच्चा माल। अब धागा कैसे बना है? इसी धागे को यहाँ पर देख लीजिए। तो धागे के लिए हमें क्या चाहिए? इसका उत्पादन कहाँ पर हुआ है? भूमि पर हुआ है। किसने किया है? किसान ने किया है। मतलब कपास का उत्पादन। तो जो धागा बना है कपास, उत्पादन किसने किया है? किसान ने, ठीक है। और ये एक मशीन में गया था और ये फिर मशीन का प्रयोग करके हमने यहाँ पर धागा बना लिया। तो ये इस प्रक्रिया के लिए जो धागा यहाँ पर है एक उत्पाद है, लेकिन ये अंतिम उत्पाद नहीं है। अंतिम उत्पाद क्यों नहीं है? अगर एक टेलर इसका प्रयोग कर रहा है, तो जब टेलर शर्ट बनाने के लिए इस धागे का प्रयोग कर रहा है तो उस संदर्भ में यह अंतिम उत्पाद होगा, ठीक है। लेकिन इसी धागे का प्रयोग करके अब यहाँ पर कपड़ा बना लिया गया, कपड़ा, तो ये अंतिम उत्पाद नहीं होगा, ठीक है। मध्यवर्ती उत्पाद होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझ लेते हैं। इसी चीज को हम कह रहे हैं कि ये धागा है, धागा है। धागा किससे आया है? कौन उत्पादन किया है? तो ये कपास। उत्पादन किसने किया? किसान ने, ठीक है। किसका प्रयोग करके? भूमि का प्रयोग करके, ठीक। अब धागा ये बन गया, तो धागा क्या हो सकता है? अंतिम वस्तु भी हो सकता है या मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। अंतिम वस्तु कब हो सकता है? मध्यवर्ती वस्तु कब हो सकता है? जब इस धागे का प्रयोग कौन करे? टेलर इसका प्रयोग करे, तो ये अंतिम वस्तु हो गई। मध्यवर्ती वस्तु अगर इसी धागे का प्रयोग करके कपड़ा, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली कोई फैक्ट्री करे, और अगर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहीं पर क्या हो गया? यह क्या हुआ? फर्म हुआ। तो ये अलग अलग संदर्भ इसका हो सकता है, ये बदल सकता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। मान लीजिए एक टायर, कार का मतलब ये कार है, ठीक है। थोड़ी सी बेकार है लेकिन कार है। फिलहाल ये हम कह रहे हैं कार है। तो ये कार फाइनली अगर कोई उपभोक्ता खरीदता है, कोई अगर जो ग्राहक है वो खरीद रहा है, तो इसमें यहां पर ये टायर लगा है, ये टायर अंतिम उत्पाद नहीं होगा, इसमें ये शामिल है, ठीक है। लेकिन ये नई कार है, ठीक। यहां पर टायर का अलग महत्व है। और मान लीजिए मेरे पास एक पुरानी कार है, यही एक और कार है, यहीं पर कह रहे हैं, यहां पर थोड़ी चूहे जैसी है लेकिन कार है, ठीक है। इसको पूरी तरह से कार लगे इसलिए इसको ऐसे कर दिया गया। ये क्या है? पुरानी कार है। ये पुरानी हो गई है इसलिए थोड़ी सी इसकी भड़बड़ आप कह सकते हैं, पूंछ निकल गई। फिलहाल इस कार की ज़रूरत है कि अब टायर बदल दिया जाए। और मैं एक उपभोक्ता हूं, तो मैं जब
टायर खरीद के ले आऊँगा तो यहाँ पर टायर अंतिम उत्पाद के रूप में कार्य करेगा, ये अंतिम उत्पाद है। ठीक है, इस बात को आपने समझ लिया। यहीं पर कहा जा रहा है कि एक फर्म विभिन्न आगतों जैसे मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को कम कर सकती है। वह इन आगतों को निर्गत उत्पन्न करने के लिए उपयोग करती है। यह निर्गत उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किया जा सकता है अथवा अन्य फर्मों द्वारा। तो जो निर्गत तैयार किया गया है उसके किसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रयोग वह संभव है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए। व्यक्ति मतलब कौन? अगर मैं कर रहा हूं तो वह अंतिम उत्पाद हो सकता है, लेकिन अगर फर्म कर रहा है तो वहां पर वो दूसरी बात होगी। तो यही कहा जा रहा है फर्म द्वारा और आगे उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए स्टील बनाई किस कंपनी ने, और स्टील बनाया, स्टील बना करके वो गया दूसरी कंपनी में और दूसरी कंपनी ने उसका ग्रिल बना दिया या कुछ और बना दिया, किसी कार की बॉडी बना दी, तो वो वहां पर अंतिम उत्पाद नहीं हुआ। तो फर्म के लिए भी उपयोग हो सकता है, उपभोक्ता के लिए भी उपयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पर अथवा फर्म द्वारा और आगे उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है। तो जब यहाँ पर फर्म की बात की जा रही है तो ये फर्म क्या कर रहा है? उसी मध्यवर्ती वस्तु या उसी स्टील का प्रयोग करके आगे अपना वस्तु तैयार कर रहा है। तो कौन प्रयोग कर रहा है? यहाँ पर फर्म कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है फर्म या अन्य कोई कर सकता है। उदाहरण के लिए एक दर्जी एक सिलाई मशीन, कपड़ा, धागा और अपने स्वयं के श्रम को कमीजें बनाने के लिए उपयोग करता है। एक कृषक अपनी भूमि, श्रम और ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पन्न करने के लिए उपयोग करता है। एक कार निर्माता भूमि का फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है तथा मशीनों, श्रम और दूसरे विभिन्न आगतों जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, रबड़ का कारों के उत्पादन के लिए कर सकता है। एक रिक्शा चालक रिक्शे और स्वयं के श्रम का उपयोग करता है। एक घरेलू सहायक अपने श्रम का उपयोग सफाई सेवाएं उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से ये बदल रहा है। अब यहीं पर बताया गया है, देखिए अपने सरल उत्पादन मॉडल में आगतों के संयोगों और निर्गतों के उत्पादन में कोई समय नहीं बताता। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इन सब के साथ साथ अब ये एक चित्र के माध्यम से देख लीजिए। इस चित्र में क्या बताया गया है कि आगत यहाँ पर संयोग बताया गया है और इस व्यक्ति ने अपनी ताकत का प्रयोग करके जो इस बलून में हवा भरा, अब ये एक उत्पाद के रूप में तैयार हो गया है। अब इसको कहा जा रहा है कि यह उत्पाद नहीं, ये निर्गत है। बात वही है, शब्द अलग है। ठीक ठीक। अब इन बातों को समझने के बाद यहाँ पर देख लें और क्या कहा गया है। एक तो ये बात हो गई, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब उत्पादन फलन की बात होती है। तो उत्पादन फलन का संबंध किससे है? तो आगतों और फर्म द्वारा जितने भी उत्पादित निर्गतों की बात की जा रही है उन सब के मध्य संबंधों को ये बताता है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? उत्पादन फलन की बात की जा रही है। उत्पादन फलन, उत्पादन फलन यह किसके मध्य संबंध को बताता है? तो सबसे पहले यह संबंध को बताता है। किसके मध्य संबंध को बताता है? तो यह जो आगत हैं, आगत तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य, यहाँ पर संक्षेप में लिखें, संक्षेप में बातों को लिख लेते हैं। तो आगत तथा फर्म हम लोगों ने दो बात किया था, आगत और फर्म के बारे में। ये क्या करता है? फर्म क्या करता है? वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो आगत तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य, उत्पादित निर्गतों के मध्य, इनके ये मध्य संबंध को बताता है। उत्पादन फलन क्या बताता है? संबंध को बताता है। जो आगत है हमने उसमें लगाया, ठीक है, और फर्म कौन लगा रहा है? फर्म, और लगा करके किसी वस्तु का उत्पादन किया, अर्थात निर्गत हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में, वस्तु के रूप में आया।
अब उदाहरण के लिए क्या क्या बातें देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक कृषक का उदाहरण है जो हमने कहा कि हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण किसका हमने लिया? कृषक का उदाहरण लिया। अब कृषक कर क्या रहा है? तो एक तो निर्गत और यहाँ पर उत्पादन की बात की जा रही है। निर्गत क्या है? तो यहाँ पर निर्गत की जब बात आएगी तो जो भूमि श्रम की हम लोगों ने बात की, आगे आप लोगों ने देख लिया है। उत्पादन किसका करता है? तो उत्पादन यहीं पर जब निर्गत की बात आएगी, देखिए यहाँ ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहा है? भूमि और श्रम का वो यहां पर आगत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आगत, ठीक है, आगत के रूप में। आगत किस चीज का? तो यहां पर हम लोगों ने दो बात कर ली, भूमि और श्रम। और फिर किसान ने क्या किया? यहीं पर किसान ने उत्पादन कर लिया। उत्पादन किसका? जब उत्पादन की बात आई तो गेहूं का अधिकतम, गेहूं इसका प्रयोग करके उसने भूमि का प्रयोग किया और अपने श्रम का प्रयोग किया, जो बातें हम लोगों ने पढ़ी। तो गेहूं का अधिकतम, गेहूं की अधिकतम मात्रा, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके माध्यम से गेहूं की अधिकतम मात्रा का उत्पादन। ठीक, एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये आती है कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो एक जो उपभोक्ता है उसने क्या किया, यहां पर मात्रा की बात की, यहां पर कहा गया कि मात्रा, तो ये मात्रा कितना होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो निर्गत हैं उन निर्गतों में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप यहां पर इसको निर्गत कर लीजिएगा। ठीक है, निर्गत। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि हम अगर उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन के लिए ये कहा गया है कि एक तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी के साथ साथ क्वांटिटी इक्वल टू यहाँ पर के की बात होगी और के के साथ यहाँ हम ये भी देखेंगे कि हमने लेबर कितना दिया। के का मतलब यहाँ पर हेक्टेयर है इनटू एल, यहाँ पर लेबर की बात की जा रही है अर्थात श्रम की बात की जा रही है। तो यहाँ यह मात्रा को बता रहा है, यह हेक्टेयर की बता रहा है कि कितने हेक्टेयर जमीन पर हमने कितने श्रम का प्रयोग करके हमने कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर लिया। तो उत्पादन में वृद्धि निर्गत में वृद्धि को बताता है। उत्पादन में वृद्धि निर्गत में वृद्धि। अगर हमें क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमें एक तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अर्थात हेक्टेयर मतलब भूमि का दायरा, और साथ ही साथ लेबर अर्थात श्रम को भी बढ़ाना होगा। तो ये उत्पादन के फलन है। अब उत्पादन के फलन के साथ साथ अब हम ये बात करेंगे जो अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक फलन है या उसका उत्पादन है, उसका क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है, किन किन बातों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे चल करके एक एक शब्दावलियों को हम देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इस एनसीईआरटी में कुछ ही टॉपिक रह गए हैं। कुछ टॉपिक को मैं ले रहा हूं जो आपके सिलेबस से संबंधित है, सभी टॉपिक को नहीं ले रहा हूं। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके मन में कोई भी इस विषय को लेकर के संशय ना रहे। फिर उसके बाद हम समष्टि पर शिफ्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार।